Good morning, class, and welcome to next lecture of financial markets. Okay. तो हमने परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पढ़ा था इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है. तो हमने कहा था परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन in any two countries is equal to the relative price level between those two countries. तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर एक कंट्री का प्राइस लेवल इंक्रीज करता है रिलेटिव टू द प्राइस लेवल ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, इट्स करेंसी शुड डेप्रिशिएट. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप यूके और यूएस की बात करें, अगर प्राइसेस इन यूके इंक्रीज रिलेटिव टू दैट ऑफ यूएस, तो यूके की करेंसी शुड डेप्रिशिएट अगेंस्ट द यूएस डॉलर. ठीक है. इसी तरह अगर उल्टा हो जाए, फॉर एग्जांपल इफ अ कंट्रीज प्राइस लेवल फॉल्स रिलेटिव टू अनदर्स, its currency should appreciate. यानी कि अगर लेट्स से यूके का प्राइस लेवल फॉल करता है एज कम्पेयर टू यूएस से, तो यूके की जो करेंसी है उससे हम पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं. ठीक है. तो यूके की करेंसी यानी कि पाउंड स्टर्लिंग शुड एप्रिशिएट अगेंस्ट द यूएस डॉलर. इन रियलिटी हमने कहा था ऐसा नहीं होता. ठीक है. ऑलवेज, बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी हद तक एक्सचेंज रेट को प्रेडिक्ट कर सकती है. ठीक है. और उसको कैलकुलेट भी कर सकती है, बट परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग द एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट. यानी कि जो असल एक्सचेंज रेट होता है वो अक्सर परचेजिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट से मुख्तलिफ होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि यूके की करेंसी यानी कि पाउंड स्टर्लिंग को डेप्रिशिएट करना चाहिए, इन रियलिटी ऐसा हो सकता है कि पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू बिल्कुल चेंज ना हो. ठीक है. या डेप्रिशिएट करने की बजाय वो एप्रिशिएट कर दे. ठीक है. दिस इज़ पॉसिबल. ठीक है. यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी है ये हमेशा होल्ड नहीं करती है या ये हमेशा वैलिड नहीं होती. ठीक है. इसके कुछ रीज़न्स हैं. ठीक है. इसका परचेजिंग पावर पैरिटी डज नॉट ऑलवेज होल्ड. ठीक है. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि परचेजिंग पावर पैरिटी इज़ बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ एजम्पशंस. ठीक है. तो इन एजम्पशंस की हम बात करेंगे थोड़ी देर. पहले तो हम परचेजिंग पावर पैरिटी की इक्वेशन को देखते हैं. ठीक है. परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल इक्वेशन. और सिंपल इक्वेशन क्या कहती है? दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज, in this case country 1 and country 2, is equal to the price of good X in country 1 divided by the price of good X in country 2. तो यानी कि अगर हमें एक मुल्क की प्राइस का पता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ बर्गर इन कंट्री 1. ठीक है. लेट्स से हम कहते हैं कि द प्राइस ऑफ अ बर्गर इन कंट्री 1 इज़ $10. ठीक है. हमें यही पता है कि द प्राइस ऑफ द सेम बर्गर इन कंट्री 2 इज़ $5. ठीक है. So the exchange rate according to purchasing power parity will be equal to 10 divided by 5, which will be equal to. ठीक है. So इस simple equation को use करके हम we can calculate the exchange rate between the currency of two countries. ठीक है. Using the price level of those two countries. ठीक है. तो उसके अलावा there are number of assumptions of purchasing power parity theory. तो उसकी जो सबसे important assumptions है वो ये है, परचेजिंग पावर पैरिटी अज्यूम्स के देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है. जब भी आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई चीज़ लेके जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, तो उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट ऐसे होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जापान से यूएसए में गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है, तो गाड़ी उठ के या तो किसी जहाज़ में जाएगी एज कार्गो, या किसी शिप के ऊपर बैठ के जाएगी. तो किसी शिप या जहाज के जरिए ट्रांसफर होगी एज कार्गो टू द यूएस. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी. ठीक है. इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी अज्यूम करती है कि देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स. तो आप जब भी किसी मुल्क से दूसरे मुल्क की चीज़ भेजते हैं तो आपको ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती है, किसी और तरह के टैक्सेस पे करना. परचेजिंग पावर पैरिटी अज्यूम करती है कि कोई टैक्सेस नहीं है, कोई ड्यूटीज़ नहीं है. इसी तरह परचेजिंग पावर पैरिटी अज्यूम करती है कि देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री. ठीक है. और इसी तरह परचेजिंग पावर पैरिटी आल्सो अज्यूम्स कि देयर इज परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन इज परफेक्ट. किसी
किसी तरह की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। एंड द लास्ट मेजर assumption इज गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली इंटरचेंजेबल। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट assumptions हैं वो पहली वाली assumption है और दूसरी वाली assumption, ठीक है, यानी कि देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नो ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। और इसमें हम एक और assumption भी ऐड कर लेते हैं। Furthermore, हम कह सकते हैं कि purchasing power parity assumes that goods and services are identical. ये सेंटेंस है गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली इंटरचेंजेबल, इसका भी यही मतलब है, ठीक है। परफेक्टली इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर आइडेंटिकल, ठीक है। इसकी भी हम बात करते हैं थोड़ी देर। अच्छा, तो हम कह चुके हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी अज्यूम करती है देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी आप एक मुल्क से दूसरी मुल्क कोई भी चीज़ भेज सकते हैं विदाउट पेइंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और इसी तरह देयर नो ट्रेड बैरियर्स, यानी कि ड्यूटीज़ कोई नहीं है और तरह के टैक्सेस नहीं है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है फॉर पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि परचेजिंग पावर पैरिटी अज्यूम करती है देयर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इन रियलिटी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने एक गाड़ी जापान से अमेरिका भेजनी है तो वो किसी शिप पे जाएगी या किसी जहाज़ पे जाएगी, ठीक है, तो फ्रेट की कॉस्ट हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो इन रियलिटी देयर आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि परचेज पावर पैरिटी अज्यूम करती है द गुड्स आर आइडेंटिकल, यानी कि एक चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है दैट a car made in any country is identical. For example, अगर दो मुल्कों की बात करें तो the theory says कि if a car is made in the USA and if a car is made in Japan, ठीक है, those two cars will be exactly identical, यानी कि वो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी होंगी, ठीक है। तो ये एक और assumption है purchasing power parity की, यानी कि a good produced या the same good produced in two different countries is identical, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ अगर दो डिफरेंट मुल्कों में प्रोड्यूस की जा रही है तो दोनों मुल्कों में एक जैसी चीज़ ही प्रोड्यूस होगी, ठीक। दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय व्हेन वी से गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज और आइडेंटिकल। इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, जापान में बनती है, ठीक है, जापान में लेट से टोयोटा बनती है। इसी तरह अमेरिका में गाड़ी बनती है, अमेरिका में ज़रूरी नहीं टोयोटा बने, ठीक है, किसी और कंपनी की गाड़ी भी बन सकती है। अमेरिका की अपनी कंपनी लाइक फोर्ड है, ठीक है। अब फोर्ड और टोयोटा की गाड़ी एक जैसी नहीं होती, ठीक है ना। सो इन रियलिटी एक ही प्रोडक्ट अगर डिफरेंट मुल्कों में बन रहा है तो वो एक जैसा नहीं होगा, उसमें फर्क हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि assumptions है हमेशा होल्ड नहीं करती, परचेजिंग पावर पैरिटी डज नॉट ऑलवेज होल्ड, ठीक है। सम सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट अगर दो डिफरेंट मुल्कों में जा रहा है तो एक जैसा होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर एक गाड़ी टोयोटा बना रहा है जापान में और एक फोर्ड बना रहा है यूएस में, तो वो दोनों गाड़ियाँ एक जैसी नहीं होंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सुजुकी अगर एक मोटर बाइक जापान में मैन्युफैक्चर करता है और वो सुजुकी की का वही मॉडल यूएसए में मैन्युफैक्चर करता है, तो वो दोनों बाइक्स बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो होते हैं एक जैसे, लाइक फॉर एग्जांपल शुगर प्रोड्यूस इन जापान इज़ लाइकली टू बी सेम एज शुगर प्रोड्यूस इन यूएसए। जापान और यूएसए में शुगर प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। तो इन सम केसेस गुड्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, यानी गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, लेकिन इन सम केसेस दे आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। यानी कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ अगर दो मुल्कों में प्रोड्यूस की जा रही है तो बिल्कुल एक जैसी हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं रियलिटी।
सो बिकॉज एजम्पशन हमेशा होल्ड नहीं करती, तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यानी कि हमेशा परचेजिंग पावर पैरिटी जो है उसे आप नहीं यूज़ कर सकते टू कैलकुलेट। परचेजिंग पावर पैरिटी को तभी यूज़ कर सकते हैं व्हेन द एजम्पशंस आर ट्रू, ठीक है। थ्योरी में हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि एजम्पशंस होल्ड, ठीक है। आपको अगर एक न्यूमेरिकल दिया गया तो यू विल जस्ट अज्यूम के एजम्पशंस होल्ड और आप यू विल यूज़ परचेजिंग पावर पैरिटी टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट। बट असल रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ करें एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के लिए, तो वो एक्सचेंज रेट डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द एक्चुअल एक्सचेंज रेट इन द मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में पाकिस्तानी रुपी और यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो चल रहा है लेट्स से 161 रुपीज़ टू 1 यूएस डॉलर, ठीक है। उसी एक्सचेंज रेट को अगर आप कैलकुलेट करते हैं यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वो डिफरेंट आ सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो 158 रुपीज़ टू 1 यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये फ़र्क एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये फ़र्क इसलिए एग्जिस्ट करता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी assumptions आर नॉट ऑलवेज वैलिड, यानी कि वो assumption हमेशा होल्ड नहीं करते। यही वजह है कि अगर आप देखें यूके की अगर एग्जांपल लें, ठीक है, तो यूके का जो प्राइस लेवल था, ठीक है, इट रोज बिटवीन, यानी कि वो इंक्रीज हुआ बिटवीन 1985 एंड 1987 एज कम्पेयर टू यूएसए, ठीक है। यानी कि 1985 और 1987 के दौरान यूके में जो प्राइसेस थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू यूएसए, ठीक है। तो परचेजिंग पावर थ्योरी पैरिटी की थ्योरी के मुताबिक अगर प्राइसेस एक मुल्क में इंक्रीज हो तो वो उस मुल्क की करेंसी क्या करनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए अगेंस्ट द करेंसी ऑफ, सॉरी अगेन अगर एक मुल्क में प्राइस लेवल्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, so the currency of that country should actually depreciate against the currency of the other country, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर यूके में प्राइस लेवल्स इंक्रीज किए हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, तो डॉलर जो है शुड हैव एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूके पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो यही है ना परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी के, अगर एक मुल्क की, हमने पहले क्या पढ़ा था, हाँ, according to theory, purchasing power parity for country's price level rises relative to another, its currency should depreciate. Okay? Conversely, if a country's price level falls relative to another, so its currency should appreciate. तो यानी कि अगर यूके का प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू यूएसए, तो यूके की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, इट शुड डेप्रिशिएट अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इसी यूके का पाउंड स्टर्लिंग डेप्रिशिएट करना चाहिए, और इसी तरह जो यूएस डॉलर है इट शुड एप्रिशिएट अगेंस्ट द पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन इन रियलिटी क्या हुआ बिटवीन 1985 and 1987, instead of appreciating, the US dollar actually depreciated against the pound sterling. Yes, this was totally in violation of what purchasing power parity predicted, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, और इसका यही रीज़न होता है कि जो assumptions है purchasing power parity वो हमेशा होल्ड नहीं करती। तो इसी तरह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि क्या फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि प्राइस लेवल्स के अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट पे असर करते हैं। यानी कि प्राइस लेवल्स की वजह से एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज या टू करेंसीज कैन चेंज। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो विच कैन अल्टर द एक्सचेंज या विच कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज।
Okay, so that is all for this lecture, and see you in the next lecture. Thank you. Take care. Bye.